हेलो एवरीबॉडी। तो 30 अप्रैल 2024 को होम मिनिस्टर अमित शाह की एक वीडियो दनादन शेयर होती है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां शाह तेलंगाना में एक रैली को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो एसटी, एससी और ओबीसी रिजर्वेशन हट जाएंगे। वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सुन के कुछ लोग बड़े ही खुशी से इस वीडियो को शेयर करते हैं, कुछ भी बिना सोचे समझे। पर इसी वीडियो के अगेंस्ट मुंबई के वेस्ट रीजन के साइबर पुलिस एक एफआईआर रजिस्टर करते हैं और एलिगेशन ये लगाया जाता है कि ये एक डीप फेक वीडियो था। एफआईआर में ये कहा गया कि जो ओरिजिनल स्पीच था उसमें अमित शाह ने कहा था कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो वह तेलंगाना में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दिया गया है उसे खत्म कर देंगे, क्योंकि उस रिजर्वेशन पर तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी लोगों का अधिकार है। तो इस न्यूज में अब हम आगे नहीं घुसेंगे क्योंकि ये तो क्लियरली एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पर इस न्यूज में जो आपके यानी कि सभी क्लैट एस्पिरेंट्स के जो काम का है वो है ये समझना कि आखिर ये डीप फेक वीडियोस का मामला क्या है। 5 आसान सवालों से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला ये कि आखिर ये डीप फेक वीडियोस है क्या, ये कैसे काम करता है, इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या कोई उपाय है डीप फेक्स को रियल से अलग करने का, और सबसे जरूरी इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कौन कौन से कानून है हमारे देश में जिनका इस्तेमाल हो सकता है। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करके लीगल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। सबसे पहला सवाल कि डीप फेक आखिर होते क्या है। तो बेसिकली डीप फेक मल्टीमीडिया कंटेंट्स होते हैं, यानी कि कोई इमेज या फिर वीडियो जिसके जरिए किसी इंसान के फेस या बॉडी को पूरे तरीके से मॉडिफाई करके बिल्कुल एक अलग इंसान बना दिया जाता है। 2014 में जैसे जैसे इस तरह के कंटेंट सामने आने लगा उन्हें सिंथेटिक मीडिया कहा जाने लगा। पर धीरे धीरे ये कंटेंट्स और ज्यादा पॉपुलर होने लगे जब 2017 में रेडिट के एक यूजर ने इन वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट ही बना डाली और उस प्लेलिस्ट का नाम दिया गया था डीप फेक, और उसके बाद से इस टाइप के कंटेंट्स को डीप फेक ही कहा जाता है। कुछ 2 महीने पहले भी रश्मिका मंदाना की भी एक फेक वीडियो वायरल होने की न्यूज आई थी, जिसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। वो भी डीप फेक का ही मामला था। तो इनिशियली जब डीप फेक कंटेंट्स बनने लगे तब ये काफी लाइट और कॉमेडी कंटेंट हुआ करते थे, पर धीरे धीरे हाई प्रोफाइल लोग जैसे कि पॉलिटिशियंस, मूवी एक्टर्स या पॉपुलर लोगों का डीप फेक बनाए जाने लगा, जिससे कि कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनकी इमेज और रेप्यूटेशन पर ये डायरेक्ट अटैक होने लगा था। इलेक्शन से पहले कई इस तरह के वीडियोस वायरल हुए, काफी गलत इंफॉर्मेशन शेयर हुआ या अब भी हो रहा है। तो अब बेसिकली हमें ये समझना होगा कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो डीप फेक्स एक एआई टेक्नोलॉजी है जिसमें 2 मशीन लर्निंग मॉडल काम करता है, एक है जनरेटर और दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर। तो जनरेटर एल्गोरिथम को ये पूरा पता है कि कैसे किसी भी सैंपल इमेज, ऑडियो या वीडियो का इस्तेमाल करके एक नया मीडिया पीस बनाना है या उसी सैंपल को कैसे मैनिपुलेट करना है, और ये जनरेटर जो न्यू मीडिया आउटपुट देगा उसे सैंपल के साथ में एकदम सेम टू सेम बनाने की कोशिश करेगा। इतना क्लोज रिजेम्बलेंस भी हो सकता है जिससे कि पता ही ना चले कि कौन सा इमेज, ऑडियो या वीडियो असली है और कौन सा नकली। अब दूसरा जो एल्गोरिथम है डिस्क्रिमिनेटर, उसका काम है जो सैंपल दिया गया और जनरेटर ने जो आउटपुट दिया गया उससे डिफरेंसेस को पहचानना और एग्जैक्टली बताना कि सैंपल्स और डीप फेक्स में कहाँ कहाँ अंतर है, ताकि जनरेटर उसे वापस
करेक्ट कर पाए। इस चीज को कहते हैं जेनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क या GAN। तो डीप फेक्स बनाने के लिए सबसे पहले जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर एल्गोरिदम का काम है मीडिया सैंपल्स जो भी उसे दिया गया उसे एनालाइज करना। उसके बाद जनरेटर एल्गोरिदम या तो न्यू मीडिया बनाएगा या एक्सिस्टिंग मीडिया की मैनिपुलेशन करेगा एज क्लोज टू द सैंपल एज पॉसिबल, जितना उससे हो पाएगा, और ये बन जाता है इनिशियल डीप फेक। इसके बाद डिस्क्रिमिनेटर एल्गोरिदम सैंपल और डीप फेक के बीच अंतर को निकालेगा। इसके बाद वापस जनरेटर एल्गोरिदम डिस्क्रिमिनेटर ने जो डीप फेक में सैंपल के साथ अंतर निकाला इसे ठीक करेगा और वापस से डिस्क्रिमिनेटर को देगा चेक करने के लिए। ये तब तक चलता रहेगा जब तक डिस्क्रिमिनेटर और कोई अंतर नहीं ढूंढ पा रहा है डीप फेक और सैंपल के बीच। और ऐसा करते करते इतना एक्यूरेट डीप फेक बन जाता है कि ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ना ही ह्यूमन इंटेलिजेंस डीप फेक और रियल मीडिया के बीच कोई अंतर ढूंढ पाता है। अब इसे कहाँ यूज कर सकते हैं? तो अगर पॉजिटिव यूज की बात करें तो इसके कई बेहतरीन इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि किसी मूवी या टीवी शोज वगैरह में एक्यूरेट और नेचुरल डबिंग करी जा सकती है। ऑन फील्ड अलग अलग प्रोफेशनल्स और काम जैसे कि मेडिसिन या एविएशन आदि मामले में प्रोफेशनल्स को उनके स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में ये काफ़ी मदद कर सकता है सिमुलेशन के जरिए। रियल वर्ल्ड में कोई सिस्टम या प्रोसेस जिस तरह से दिखेगा या फील होगा उसे नकल कर पाने को सिमुलेशन कहते हैं। जैसे कि मान ले कोई प्लेन चलाना सीख रहा है तो सिमुलेशन के जरिए उसे असल प्लेन में उड़ते समय कैसा लगेगा उसका रियल एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। VR जो अभी काफी पॉपुलर है वो भी एक तरह का सिमुलेशन ही है जिसमें लोगों को रियल एक्सपीरियंस फील होता है। पर दुख की बात यह है कि इन डीप फेक्स के अच्छे इस्तेमाल से ज्यादा बुरा प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि क्रिमिनल बड़े आसानी से इस डीप फेक का अब्यूसिव यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये उनके हाथों एक नया खिलौना है जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाना काफ़ी आसान है। हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, किसी को भी आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी दिखा सकते हैं और उनसे कुछ भी बुलवा भी सकते हैं। 30 सेकंड में बनने वाला डीप फेक ऐसे ऐसे क्राइम्स कर सकता है जो शायद सोच के परे है। अब यही से आप पहुंचते हैं अगले सवाल में कि क्या कोई भी उपाय है डीप फेक्स को रियल से अलग करने का? तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जेनरेटिव AI दिन प्रतिदिन और इम्प्रूव हो रहा है, फिर भी फेक को रियल से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। उसके लिए कोई भी डीप फेक वीडियो जहां से शुरू हो रहा है उसके स्टार्ट पे ध्यान से नजर रखिए। कई बार वीडियो के स्टार्टिंग को क्लोजली मॉनिटर ना करने से मिस हो जाता है कि वीडियो असली है या नकली। रश्मिका मंदाना वाले वीडियो में जब वीडियो स्टार्ट होता है तब असली वीडियो में जो ज़ारा पटेल थी उसका फेस विजिबल था। लिफ्ट में घुस जाने के बाद से उस वायरल वीडियो में रश्मिका मंदाना दिख रही थी। इसके अलावा अगर आप डीप फेक वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो लोग होंगे उनका फेशियल एक्सप्रेशन इरेगुलर वे में चेंज होता हुआ नजर आएगा क्लोज ऑब्जर्वेशन पर। कोई बात करते समय या एक्ट करते समय लिप सिंक्स में इश्यूज हो सकता है डीप फेक्स में। कभी कभी वीडियो और ऑडियो में सिंक नहीं होता, भले वो बहुत ही माइनर क्यों ना हो, यानी कि एक झलक देखने पे वो आसानी से नज़रअंदाज हो जाएंगे। तो किसी भी वीडियो को देखकर कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले उस वीडियो को कई बार देखिए। इसके अलावा डीप फेक्स में इंसान का पोस्चर ज़्यादा चेंज नहीं होता है जो कि नेचुरल नहीं है। नेक्स्ट, किसी भी वीडियो के सोर्स का ध्यान रखिए कि वो कहाँ से आया। एटलीस्ट किसी भी सर्च इंजिन में एक बार सर्च करके देखिए उस सिमिलर कंटेंट को कंफर्मेशन के लिए। व्हाट्सएप न्यूज़ और फेसबुक न्यूज़ को छोड़कर रिलायबल साइट से न्यूज़ पढ़े। इतना बेसिक अपने लेवल पर अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ये समस्या और गंभीर होने वाला है और इसका शिकार शायद कोई भी हो सकता है। इस विषय के गंभीरता को देखते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं।
अब सबसे ज़रूरी बात ये कि इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कौन कौन सा कानून है हमारे देश में जिनका इस्तेमाल हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 66D ये कहता है कि अगर किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन करेगा, यानी कि असल में जो इंसान वह नहीं है वह दिखाकर किसी को अगर वह चीट करेगा तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के सेक्शन रूल 31B और रूल 32B सभी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स यानी कि वह सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर इंफॉर्मेशंस, फोटोज वगैरह अपलोड की जा सकती है और शेयर, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सेस एक्सेट्रा किया जा सकता है, उनको ये मैंडेट देता है कि वह सभी अपलोडेड कंटेंट्स को ध्यान से मॉनिटर करे और ऐसे किसी भी कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट ना करे जो मिसलीडिंग, ऑब्सीन या लोगों को चीट करे आदि। इनके अलावा स्पेसिफिक कोई और लेजिस्लेशन इंडिया में नहीं है। ग्लोबल लेवल की अगर बात करें तो ब्लेचले डिक्लेरेशन मौजूद है जो कॉम्प्रिहेंसिव और कोलैबोरेटिव वे में एआई से इन्वॉल्व्ड रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करता है साइंटिफिक कोऑपरेशन के मदद से। पर सच बात कहे तो बस ये 3 ही मेथड्स है इतने बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, जो काफ़ी तो दूर की बात है, मेरे हिसाब से एक मजाक जैसा है। एआई जो आज इंसान के आगे सोच रहा है, काम कर रहा है, उसके लिए कोई भी सफिशिएंट स्टेप लेना मजाक नहीं तो और क्या है। आप ही बताइए हमें कमेंट्स में मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं। और वीडियो वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।